आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये जो आपके सामने डायग्राम्स दिख रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स में काउंट होते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब वैसे तो आपने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना सीखा है, आपको पता है कि आप थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। बट यहाँ पे क्या है कि हम इजीली क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। इन सभी की वैल्यू सेम है बेटा, सभी रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर या कैपिटल आर आप अज्यूम कर सकते हैं। और आपको ये जो दो पॉइंट्स हैं, हम इनका नाम दे सकते हैं पॉइंट नंबर ए और बी, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आज के इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमेट्री मेथड्स। बेसिकली हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो सिमेट्री मेथड में हमारे पास दो तरीके की सिमेट्री होती है। एक होती है मिरर सिमेट्री, और सेकंड होती है हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। अब कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी दोनों ही सिमेट्री यूज हो जाती हैं, पर कुछ क्वेश्चन में एक ही होती है। तो ध्यान से देखिए क्या होता है मिरर सिमेट्री। अब आपको पता है कि मिरर जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आपको पता होना चाहिए, जो 10th क्लास की बातें अभी तक जो हमने 12th में नहीं पढ़ी है रिपीटेशन के साथ, कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतनी ही पीछे उसकी क्या बनती थी, इमेज बनती थी। और जैसा यहाँ ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसकी इमेज होती थी। मीन्स डिस्टेंस में सेम होती थी, हाइट में सेम होती थी, ये सारी सिमिलैरिटीज होती हैं हमारे पास। इसके अंदर एक मिरर के सामने तब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ना आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास ए बी है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप उन टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करो जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखो टर्मिनल्स हैं। अब आपको इस एक लाइन की तरह अज्यूम करो कि टर्मिनल जो है ये एक लाइन है। अगर इस डायग्राम को मैं एग्जैक्टली सिमेट्रिक बोलना चाहूँ तो देखिए कुछ ऐसा होगा कि ये हमारी लाइन है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे, ताकि ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक लगे। देखिए ठीक है, ये टर्मिनल है। तो आप समझ गए होंगे कि ए बी जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट, उसके अलोंग हमने एक लाइन बनाई। एक लाइन आप इसके परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा, इसके परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने डॉट फॉर्म में दो लाइन बनाई है। ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगी। कौन सी एक्सिस, जो दो पॉइंट जिनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है उनको जॉइन करने वाली। और ये जो लाइन है ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है बेटा, जैसे मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखो इसमें P और Q है। अगर आपसे कोई बोला कि P और Q के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप दो लाइन बनाइए, एक तो परपेंडिकुलर वाली लाइन और एक अलोंग वाली लाइन। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये P और ये Q है तो ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसको इस तरीके से ही, ये तो मेरी अलोंग वाली लाइन बनेगी। और ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये यहाँ से जो क्रॉस होती हुई आएगी ये परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या सीखे, दो लाइन बनाना सीखे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिमेट्री अप्लाई करनी है तो आप दो अलग अलग सिमेट्रीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन कौन सी सिमेट्री अप्लाई कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास दो लाइन्स होनी चाहिए, एक लाइन अलोंग होनी चाहिए और एक लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे अलोंग वाली लाइन भी प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर वाली लाइन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो अलोंग की बात करें तो ऐसे लाइन बन जाएगी, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बन जाएगी। यहाँ पे देखो बेटा, आपको जो रेजिस्टेंस है ना वो ए बी के अकॉर्डिंग निकालना है। कहाँ पे निकालना है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल पे। तो आप सोचेंगे अपने मन में कि देखो यहाँ पे भी तो हम एक लाइन बना सकते हैं ना, इसके अलोंग भी अगर हमें ए और बी के बीच में निकालना है तो ये वाली जो लाइन होगी ये अलोंग वाली लाइन हो जाएगी, और देखो ये वाली जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे सुनिए।
आपने एक वर्ड यूज किया है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे मैं ये बोलूँ कि बीच में अगर मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ मिरर है तो इसकी इमेज बनेगी, तो वो इसकी सिमेट्री होगी, ठीक है। अब एक बात सोचिए कि अगर मैं परपेंडिकुलर वाली लाइन को ध्यान से देखूं, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो मेरे इस हाथ के लेफ्ट साइड में जैसा मुझे डायग्राम दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा डायग्राम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हुई। कौन सी वाली सिमेट्री, जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हुई। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो परपेंडिकुलर लाइन से इधर देखो और इधर देखो। अब ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे भी 2r है, यहाँ r है तो यहाँ पे भी r है, यहाँ 2r है तो यहाँ पे भी 2r है। यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सामने इसके है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है। अभी परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या कर रही है, इस वाले रेजिस्टर के तो बीचों बीच से पास हो रही है। देखो, इसका आधा पार्ट यहाँ रह गया और आधा पार्ट यहाँ रह गया, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हैं आधा कैसे, बेटा रजिस्टर में तो सिंपल ना, तो इसको कितना भी बना सकते हो। बेसिकली है तो इस वायर का रेजिस्टेंस ना, ये वायर तो बिल्कुल बीच से कट हो रही है ना, तो आधा रेजिस्टेंस यहाँ है और आधा यहाँ पे है। अब देखो, यहाँ लाइन थी तो ये वाली जो लाइन है इसकी सिमेट्रिक लाइन ये प्रेजेंट है, इस लाइन की सिमेट्रिक लाइन ये प्रेजेंट है और इसकी सिमेट्रिक लाइन ये प्रेजेंट है। तो ऐसे आपने क्या ढूंढ ली, सिमेट्री ढूंढ ली। तो जब भी आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सबसे पहले आपको सिमेट्री ढूंढनी भी तो आनी चाहिए ना। तो हम दो लाइन के अलोंग सिमेट्री ढूंढ सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ढूंढ सकते हैं या अलोंग द लाइन या अलोंग द एक्सिस सिमेट्री ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो देखो मेरे हाथ से ऊपर जैसा डायग्राम है वैसा ही डायग्राम नीचे भी बना हुआ है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखो, अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो ऊपर तो डायग्राम है पर नीचे कोई भी डायग्राम नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सी वाली, अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तब तो सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन जो अलोंग द लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब आपके पास दो सिमेट्री है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। जो आप इतनी देर से परपेंडिकुलर लाइन बोल रहे हैं ना, एक्चुअली ये मिरर सिमेट्री की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, मिरर सिमेट्री की। भाई ऐसा नहीं लग रहा कि आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो जैसा डायग्राम यहाँ है वैसा ही डायग्राम यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम फिर तो हम इसको भी तो कह सकते हैं जैसा डायग्राम यहाँ है वैसा डायग्राम यहाँ है। एक्चुअली में जो अलोंग द एक्सिस होती है इसको हम फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। हम जब भी हम आपकी अलोंग द एक्सिस को सिमेट्री होगी तो हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसको भी अच्छे से समझेंगे बेटा, लेकिन पहले आप ये समझिए कि अगर ऐसे सामने की लाइन में हमारे पास जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लाइन है तब कोई सिमेट्री होती है, उसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। मींस मिरर सिमेट्री किसके अबाउट होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होती है। किसके अबाउट होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। और जो अलोंग द एक्सिस होती है उसके अबाउट कौन सी सिमेट्री होती है, मतलब ये लाइन है ऊपर नीचे सेम हो तो उसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। ध्यान रहेगी ये चीज़। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि जब हमारे सर्किट के अंदर सिमेट्री तो प्रेजेंट है बट वो सिमेट्री अलोंग द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो हम कहेंगे सिमेट्री इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं, मिरर सिमेट्री कौन सी होती है, सिमेट्री इज प्रेजेंट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। और मैंने यहाँ पे एक्सिस किसको बोला है बेटा, एक्सिस मैंने उस लाइन को बोला है जिसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ओके, ये बात समझ आई कि जब हमारी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाली सिमेट्री प्रेजेंट है उसको हम मिरर सिमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए कि किसके अंदर मिरर सिमेट्री प्रेजेंट है। आपको मिरर सिमेट्री ढूंढनी है ना, तो आप एक लाइन करो और परपेंडिकुलर बना दो एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखो, अब बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दो तरीके से अलग सॉल्व करवाऊंगी, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स के क्रॉस सॉल्व करेंगे हम। मान लो आपको सॉल्व करना है ए और सी के बीच, तो देखो ए और सी ये वाली लाइन है। अब ये बताओ, जो ए सी डायगोनल है इसके अक्रॉस तो हमें सॉल्व करना है, इसको तो हम अपनी एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हुई,
तो देखो मेरे अकॉर्डिंग बेटा जो ये लाइन है, ये बी डी लाइन है, ये कैसी हुई, इसके परपेंडिकुलर हुई। तो देखो यहाँ पे मैंने हाथ लगाया परपेंडिकुलर, तो जैसा ऊपर पार्ट है वैसा ही पार्ट नीचे है, तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, मिरर सिमेट्री प्रेजेंट है। मान लो ये क्वेश्चन डी और सी के अक्रॉस सॉल्व करना हो, ए के अक्रॉस सॉल्व ना करके कहाँ सॉल्व करना हो, डी सी के अक्रॉस सॉल्व करना हो, तो आप देखेंगे अच्छा भाई डी सी ये लाइन है, अगर मुझे कौन सा सिमेट्री ढूंढनी है, मिरर सिमेट्री ढूंढनी है, तो मैं क्या करूँ, इस लाइन में परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये वाली लाइन बीच में से कट हो गई और ये वाली लाइन भी बीच में से कट हो गई। बीच में से कट होने का मतलब हाफ पार्ट इस साइड और हाफ पार्ट इस साइड। तो देखो इसका हाफ 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 और हाफ मतलब ये सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री ये रही, इसकी सिमेट्री ये रही। अब आप सोच रहे होंगे मैम कि ऐसा क्यों नहीं बोला आपने कि ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, नहीं, कि ये लाइन ये इस लाइन की सिमेट्री है, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से तो सिमेट्री ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो हाफ पार्ट को तो छुपा दो, मतलब आप इसकी इमेज ढूंढ रहे हो। ये मिरर है तो मिरर के एक साइड ऑब्जेक्ट और एक साइड इमेज होगा ना, ऐसे मिरर के आर पार ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है। तो आप इस पूरी लाइन को नहीं बोल सकते कि पूरी लाइन इसकी सिमेट्री है, नहीं, आप इस पार्ट को छुपा दो। ये ऑब्जेक्ट है, आप इसका रिपोर्ट ढूंढो। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आपने इसको क्यों नहीं बोला। अब आप देखो अगर मैं इस पॉइंट के बाद देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड है ना, तो इसकी इमेज भी तो ऊपर की साइड होगी। लेटरली इन्वर्टेड आप पढ़ते हो, देखो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट का हेड है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हेड मिलेगा, अपोजिट साइड थोड़ी ना मिलेगा इन्वर्टेड फॉर्म में। तो आपको बिल्कुल मिरर के अकॉर्डिंग सोचना है। अब देखो यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा कि ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये सिमेट्रिक होगी। तो इन सभी क्वेश्चन के अंदर हमारी मिरर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अभी तो आपने ये समझा है कि हमें ढूंढना कैसे है कि सिमेट्री है भी या नहीं। तो अब इस सिमेट्री के बेनिफिट क्या है वो सुनिए। अब हमारी मिरर सिमेट्री का बेनिफिट है कि जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है, क्या बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसी के अबाउट ही तो सिमेट्री है ना। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। वो कैसे होंगे बेटा, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इसमें एक बात और है समझने की, क्या कि देखो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जितने भी नोड्स लाई करेंगे वो इक्वी पोटेंशियल होंगे। सारे नोड्स कैसे होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रजिस्टर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन के ऊपर रजिस्टर बना हुआ है। तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि इन रजिस्टर्स का कोई काम नहीं है। दो वर्ड हैं, या तो मैं बोलूँ कि नोड्स lie on perpendicular line of symmetry are equipotential। ये सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल हैं। तो देखो बेटा अब यहाँ पे ये लाइन है, अब ये लाइन देखो, ये पॉइंट जो है ये लाइन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है और ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, कैसे पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल, इसको नाम दे दो, ये है x, ये है y और ये है z। ये वो तीन पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सी वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर वाली लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब देखो अगर ये x, तो सेम पोटेंशियल का मतलब ये भी क्या हो गया x और ये भी क्या हो गया x। अब एक बात सोचो, अगर ये पे पोटेंशियल x पे है, ये भी पोटेंशियल x पे है, तो क्या इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं है। और पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है। अगर इन दोनों का सेम पोटेंशियल है तो इसका मतलब इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। ये बात समझ आई, क्यों, क्योंकि हमारी लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स कैसे होते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। आपको सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखने हैं, आपको और कुछ नहीं समझना, इनका प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे हम। तो देखिए अब एक बात सोचो, अगर ये रजिस्टर कोई काम का नहीं, ये रजिस्टर कोई काम का नहीं, तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो अगर ये रजिस्टर यहाँ पे है ही नहीं,
ये है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो अब आप क्या कहोगे, यहाँ से जो करंट आएगा, अगर नीचे करंट जा ही नहीं रहा तो इतना ही करंट कहाँ जाएगा, सामने जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे I1 करंट है तो यहाँ पे भी I1 करंट होगा। अगर यहाँ पे I2 करंट है तो यहाँ कुछ करंट थोड़ी ना जा रहा है, ऊपर से कोई करंट थोड़ी ना आ रहा है, तो यहाँ पे भी करंट कितना होगा, I2 होगा। यहाँ पे I3 है तो सामने क्या होगा, I3 होगा। तो आप देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री पहचानते ही हमने क्या पॉइंट बोला कि सभी पॉइंट कैसे हो गए, उस पे लाई करने वाले इक्विपोटेंशियल्स हो गए। इसको आप दूसरे टर्म्स में कैसे समझ सकते हो, वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रजिस्टर्स lie on the line of symmetry do not contribute in equivalent resistance। कि जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और जो रजिस्टर हमारे इस लाइन पे आ जाएंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखो जब आपने यहाँ पे लाइन बनाई थी तो आपने कहा था इस रजिस्टर की इमेज कौन है, सामने वाला। इसकी इमेज कौन है, इसके सामने वाला। इसकी इमेज कौन है, इसका सामने वाला। मतलब अगर मैं इनको ऑब्जेक्ट बोलूँ तो ये इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज। अब देखो जितना करंट यहाँ गया है उतना ही करंट आगे जा रहा है, मतलब जो उसका सिमेट्रिक रजिस्टर होगा ना उसमें सेम करंट जाएगा। देखो इसका सिमेट्रिक रजिस्टर कौन है, ये, तो इसमें सेम करंट जाएगा। ये मिरर सिमेट्री कहती है। तो मिरर सिमेट्री का फर्स्ट पॉइंट समझ आया आपको कि जो भी पॉइंट यहाँ पे लाई करेंगे सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। कहने का मतलब है कि जो इस लाइन पे लाई करेगा उसको हटा दो, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट कहता है हमारे पास कि करंट इन सिमेट्रिक रजिस्टर इज सेम। करंट इन सिमेट्रिक रजिस्टर इज सेम। करंट इन सिमेट्रिक रजिस्टर, उस रजिस्टर का जो सिमेट्रिक रजिस्टर होगा उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसको हम एक और क्वेश्चन में और अप्लाई करके देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले आप सिमेट्री के ये तीनों पॉइंट्स नोट कीजिए और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा आपने ये नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस बना देती हूँ क्वेश्चन के लिए। देखिए तब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे, केवल आपको दो ही दो स्टेप करने हैं। अब मैं पहले इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ओरिजिनल जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे हमने कुछ लाइन कुछ पॉइंट मार्क नहीं कर रखे थे। अब इसको कंप्लीटली रीड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे दोनों कनेक्ट थे आपस में, यहाँ पे दोनों आपस में कनेक्ट थे, ये यहाँ से कनेक्ट था और ये कुछ डायग्राम था और यहाँ पे हमारे पास कुछ रजिस्टर्स थे। वैल्यू तो याद नहीं तो आप आर और आर अज्यूम कर लो क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। अब देखो अब आपने मेरे सिमेट्री समझ ली, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो आपके अगर आप मिरर सिमेट्री से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो मिरर सिमेट्री से सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में पहली बात आनी चाहिए, ये है डायग्राम। रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, P और Q के बीच में। P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। पहला पॉइंट कहता है कि जो रजिस्टर इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं उनको हटा दो, जो रजिस्टर इस लाइन पे आ रहे हैं उनको हटा दो। तो देखो जो रजिस्टर इस लाइन के ऊपर थे वो मैंने हटा दिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वैसे तो दूसरा पॉइंट आपको सीधा से समझ आ गया होगा, इसका सिमेट्रिक रजिस्टर ये है तो जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ, जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ। लेकिन ध्यान दो ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है क्या, नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जितना करंट है उतना ही इसमें करंट हो, नहीं। ये तो सिमेट्री की बात कर रहा है आपके। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है आपके लिए।
देखिए ये 2r और 2r दोनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो कितना हो गया 4r। ये स्मॉल r और स्मॉल r है तो ये 2r हो गया, ये 2r और 2r है कितना हो गया 4r हो गया। और इनका आंसर आपस में कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेम तरीके से अब हम उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लो ये सभी रजिस्टर R हैं, जितने भी रजिस्टर इसमें बना रखे हैं सभी की वैल्यू कितनी है, R है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, करंट कहाँ फ्लो करेगा, हम इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन देखो कहाँ निकालना है, P और Q टर्मिनल्स के बीच में निकालना है। क्या मिरर सिमेट्री अप्लाई हो सकती है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। यहाँ पे देखो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन हमारी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जितना पोर्शन जिसका ऐसा है उस साइड भी ऐसा ही पोर्शन है, मतलब सिमेट्रिक है। तो क्या कहा था कि सिमेट्रिक लाइन के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको हटा दो। पहले तो ये हटा दिए तो अब क्या होगा, देखो जो करंट यहाँ जा रहा है वो करंट यहाँ जाएगा, जो यहाँ जा रहा है वो यहाँ पे जाएगा, जो यहाँ जा रहा है वो। आसान हो गया क्वेश्चन। देखो क्या है, R प्लस R सीरीज में है, कितना आएगा 2R, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R। तो इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, ये भी 2R, इसके ऊपर 2R है और इसके नीचे भी 2R है, और वो भी कैसे, पैरेलल में। आइडेंटिकल रजिस्टर पैरेलल में कितने के हैं, 2R के, और कितने हैं 3। तो इसका आंसर आ गया 2R/3। क्लियर हुआ इतना। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इस तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं बेटा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, मैं इसको वापस से अगर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन तो आसान थे, आपने ये कहा था कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री में रजिस्टर है उसको तो हटा दो, और उसके हटाने के बाद तो हमारा क्वेश्चन आसान हो रहा था। पर यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री में तो कोई रजिस्टर है ही नहीं। अब क्या करें, पर आपको दूसरा पॉइंट भी ध्यान देना है कि सिमेट्रिक रजिस्टर के अंदर सेम करंट फ्लो होगा। देखो इसका सिमेट्रिक कौन है, ये, तो जितना करंट इसमें जाएगा ना उतना ही करंट इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर सेम करंट है, अगर यहाँ पे I1 करंट है तो यहाँ पे भी I1 करंट होगा। अगर करंट सेम है तो सीरीज में हो गई, ये बात तो हमें पहले से पता थी, ठीक है। अब देखो, अब ये बात तो आपको पता थी, पर यहाँ पे आ जाए जंक्शन पे। बेटा मान लो यहाँ से I2 करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है I2। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज, पहले तो क्या थे, मान लो यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है, और अब अगर आप सिमेट्री नहीं पता होती तो आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये I2 है, ये आगे जाएगा, I3 आगे जाएगा, या I2 ऊपर जाएगा, या मिक्स हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट सिमेट्री ये कहती है कि सिमेट्रिक रजिस्टर्स में सेम करंट जाएगा, मतलब ये I2 यहाँ से आके ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब देखो I3 यहाँ से आके इस साइड आएगा, मतलब समझे आप। वैसे तो आपको यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वायर ऐसे क्रॉस हो रही है आपस में, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे। पर तब आपको ये पता है कि यहाँ से आने वाला करंट तो ऊपर जा रहा है और यहाँ से आने वाला नीचे आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो। देखो जब भाई ऊपर वाले करंट का नीचे से कोई काम नहीं, यहाँ जो करंट आया वही करंट यहाँ गया, और यहाँ जो करंट आया वही करंट यहाँ गया। तो इसका मतलब ये जो जंक्शन सा बना रखा है ना, ये फेक जंक्शन है। ये कैसा जंक्शन है बेटा, फेक। देखो आप इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हो, यहाँ से आने वाला करंट अगर ऊपर ही जाना है, यहाँ से आने वाला अगर नीचे ही आना है, तो इस जंक्शन का कोई काम नहीं है फिर। तो ये मिरर सिमेट्री से आपको हेल्प मिलती है। तो आप समझ गए होंगे भाई, हटाओ इस जंक्शन को, इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इस सिमेट्री की हेल्प से हम ये नहीं कह पाए कि भाई कोई भी रजिस्टर हटा नहीं पाए, पर हमने एक जंक्शन को सॉल्व कर दिया। अब देखो अभी सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं बेटा, सेम है। सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम। आपको करंट तो निकालना नहीं, कितना करंट जाएगा, R और R 2R। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला सोल होकर क्या बन गया, ये ऊपर वाला 2R बन गया, ठीक है। ये R और R ये भी क्या बन गया, ये भी 2R बन गया। अब देखो ये 2R और 2R क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2R और 2R पैरेलल का मतलब इनका आंसर आएगा R। इस पूरे का आंसर क्या आएगा, R। मतलब इन चार रजिस्टर, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ R और R 2R, R और R 2R, फिर पैरेलल 2R और 2R पैरेलल में R आंसर। अब तो इसको डायग्राम को क्वेश्चन इजी हो गया ये, ठीक है।
यहाँ पे भी रजिस्टर ही होगा क्योंकि सामने है, तभी तो सिमेट्री बनी होगी। तो क्वेश्चन ईजी होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में, ठीक है। अगर और भी अच्छे से आप इसको थोड़ा सा और बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे रजिस्टर है बेटा, ये R और R 2R हो गया, तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये 2R हो गया, ये R और R 2R हो गया, ये इसके नीचे R और R 2R हो गया, वो एज इट इज है, सेम नीचे हो रहा है। देखो ये एज इट इज है, R और R 2R हो गया, R और R 2R हो गया, और ये रजिस्टर एज इट इज, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल 2R और 2R था आंसर, ये R है, तो हम कहेंगे ये R तो एज इट इज है मेरा, बट इसका आंसर फिर से क्या आएगा, R आएगा। इसका आंसर ये तो है ही R, 2R और 2R का आंसर R, और ये भी क्या रहेगा, R रहेगा। अब देखो R R R कितना हो गया, R R R 3R हो गया, ठीक है। R R R 3R, 3R और 3R कैसे हो गया आपस में, पैरेलल में, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप फटाफट बेटा एक बार जो भी बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं इनको और ट्राई करो कि क्या आप इनको मिरर सिमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अब मिरर सिमेट्री से करना चाहें तो कैसे करना पड़ेगा, स्टेप्स याद कीजिए फिर से। मिरर सिमेट्री के लिए हमने कहा था हमें एक लाइन बनानी पड़ती है, वो लाइन परपेंडिकुलर होती है उन 2 टर्मिनल्स के बीच जहाँ पे हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें कहाँ निकालना है, मान लो हमें A और C के बीच में निकालना है, कहाँ निकालना है बेटा, A और C के बीच में। तो देखो ये रहा A और ये रहा C, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बनेगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो देखो क्या होगा, अब जो पॉइंट इसके ऊपर आ गए वो तो हट जाएंगे, वो तो कोई काम के नहीं है, तो इन रजिस्टर्स को हटा दो। ये देखो ये पॉइंट एज इट इज रहेगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया, आपको कहाँ निकालना था, आपको तो यहाँ निकालना था। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में फिर से वही प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना दी, बट इस लाइन के ऊपर कोई रजिस्टर लाइन नहीं करता, तो हम क्या करें। लेकिन दूसरा पॉइंट भी तो याद होना चाहिए ना, इस सिमेट्रिक रजिस्टर्स में करंट सेम होगा। अब देखो अब हम ये कहेंगे बेटा कि यहाँ से करंट आया, ये जंक्शन फेक है क्योंकि इसका सिमेट्रिक रजिस्टर ये वाला है, तो जितना करंट यहाँ से आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा, और सारा करंट जा चुका है, तो इस जंक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती थी, तो मतलब ही नहीं है। तो अब देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, सीरीज के साथ ये कैसे है, पैरेलल में। सॉल्व करते हैं, सभी की वैल्यू R अज्यूम कर लो। देखो ये दोनों सीरीज में, ऊपर वाले रजिस्टर को एज इट इज बना, ये ऊपर वाला रजिस्टर R, उसके नीचे ये सीरीज के अंदर थे R और R, तो कितना हो गया 2R, ठीक है। यहाँ पे देखो ये R है, यहाँ पे देखो ये R है, यहाँ पे देखो ये R है, और यहाँ पे भी क्या है, R है। कुछ ऐसा डायग्राम बन गया। अब R और 2R को पैरेलल में सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ तो आंसर निकालना है, तो हम कहेंगे R इंटू 2R और अपॉन R प्लस 2R, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2R स्क्वायर अपॉन 3R, R से R कैंसिल, 2R अपॉन 3। इस पूरे का आंसर क्या आ गया, 2R अपॉन 3। सॉल्व करो, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे आ गया 2R अपॉन 3, यहाँ पे ऑलरेडी एक R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R है। अब देखो ये ऊपर के 3 कैसे हो गए, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में। तो ऊपर वाले रजिस्टर पे देखो R प्लस R 2R, तो ये 2R के साथ ये 2R/3 को ऐड कर दिया जाएगा और एक रजिस्टर बन जाएगा, और नीचे देखो R और R 2R हो जाएगा और ऐड करके एक बन जाएगा। तो इतनी बात सही है। तो इस तरीके से आपके सिमेट्री से क्वेश्चन इजी हुए। तो हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर चुके हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ की है, सिमेट्री कौन सी यूज़ की है, मिरर वाली। तो क्या हम फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं, तो बिल्कुल अब हम 1-2 क्वेश्चंस को फोल्डिंग सिमेट्री से ट्राई करेंगे और देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है।
हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री से। अगर इस ओरिजिनल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो, ये स्मॉल आर ले लो, ये सारे स्मॉल आर के टर्म्स में ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, कैलकुलेशन पार्ट में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहें तो इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं मिरर सिमेट्री की हेल्प से भी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन एग्जिस्ट कर रही है और परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक भी है, तो हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प, देखो फोल्ड करना मतलब मोड़ना, फोल्ड करना मतलब मोड़ना। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री जो होती है, फोल्डिंग सिमेट्री पे ध्यान देंगे हम कि हमें सबसे पहले ढूंढनी होती है कि सिमेट्री एग्जिस्ट, सिमेट्री एग्जिस्ट along the axis। जो हमारी एक्सिस है, दो पॉइंट जिसके बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है, और उस एक्सिस के अलोंग हमारी एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो अलोंग लाइन बना दी और उसके अबाउट सिमेट्री चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ये मिरर सिमेट्री में भी आता है और ये फोल्डिंग सिमेट्री में भी आता है। मिरर के लिए लाइन परपेंडिकुलर होती है लेकिन फोल्डिंग के लिए लाइन अलोंग होती है। अब देखो ये ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है ना बेटा। तो एक काम करते हैं, देखो जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, ये इस तरीके से है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन था, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। अब एक काम करो, अब जैसे इस बुक को, अब बेटा ये सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट, इसका मतलब जितना साइज इसका है उतना ही तो साइज नीचे वाले का है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ। अगर फोल्ड कर दिया तो ऊपर नीचे आ गए ये पॉइंट्स, यही करना है हमें फोल्डिंग सिमेट्री में। हमें इस नीचे वाले पोर्शन को ऐसे ऊपर फोल्ड करना है। तो देखो अब इसमें आपकी इमेजिनेशन काम करेगी। देखिए बेटा अगर आप फोल्ड करोगे तो देखो आप क्या समझे, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ये लाइन चली जाएगी, और फोल्ड करेंगे ऐसे तो इस रजिस्टर के बिल्कुल ऊपर ये रजिस्टर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये P लाइन एज इट इज है, ये R एज इट इज रहेगा, ये P के बाद R है, क्योंकि ऐसे फोल्ड होने पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसके ऊपर ये चला जाएगा। तो देखो जो ऊपर की साइड रजिस्टर है, जहाँ हमारे पास सिर्फ एक 2R था, अब ये फोल्ड होने की वजह से ये दूसरा 2R भी यहाँ चला गया। क्या बात समझ आई? अब देखो अब ये वाला जो रजिस्टर है ये फोल्ड होके कहाँ जाएगा, आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये रजिस्टर इसके ऊपर जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे एक रजिस्टर था और एक रजिस्टर फोल्ड होके इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए ये रजिस्टर था, इसके ऊपर ये जा चुका है, तो आप कहेंगे ऊपर एक अकेला रजिस्टर 2R था, लेकिन यहाँ पे एक और रजिस्टर जा चुका है 2R का, और इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। क्या बात समझ आई? तो देखो आपको दिख रहा होगा ये इसके साथ फोल्ड हुआ, ऐसे फोल्ड कर दिया। वैसे तो ऊपर नीचे फोल्ड होता है, बिल्कुल दिखाने के लिए आपको ऐसे बनाया है। तो देखो अब इसके दोनों टर्मिनल क्या हो गए, कनेक्ट हो गए आपस में। तो ये 2R और 2R किसमें है, ये 2R और 2R एक्चुअली किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। ये 2R और ये 2R किसमें है, ये पैरेलल के अंदर है। तो देखो ये है हमारा R और ये है हमारा R। अब देखिए इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ये R तो ऐसे पीस है मेरा, और 2R और 2R सॉल्व होकर कितना होगा, ये R होगा। ये क्या था, ये था R और ये था R और R सॉल्व हो गए, पैरेलल में कितना आंसर देता है, R/2। यहाँ पे देखिए 2R और 2R सॉल्व होकर कितना आंसर देता है, R। और अब आप सोच रहे होंगे इतना तो हमने कर लिया पर बेनिफिट नहीं हुआ, क्यों, फिर से अटक गया। आप यहाँ देखो अब अगर ये रजिस्टर ना हो तो आप कह सकते हो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, और ये दोनों किसमें है, सीरीज में। एक काम करो ना, मेरे सिमेट्री और लगा दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट है जो सॉल्व करने का है, परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। ये तो परपेंडिकुलर लाइन पे आता है, परपेंडिकुलर लाइन पे आता है तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो क्या होगा, R और R 2R, R और R 2R, और फिर इसको सॉल्व कर दो आगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों सिमेट्री से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ फोल्डिंग से हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आपके पास जो सिर्फ मिरर से हैं। यहाँ पे वैसे हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सारे मिरर से हो चुके थे,
अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ मिरर सिमेट्री की बजाय फोल्डिंग सिमेट्री से तो क्या होगा। अब देखो ये अराउंड द लाइन है, इसको फोल्ड कर दो, इसको ऊपर क्या कर दो, फोल्ड कर दो। ये वाला रजिस्टर इसके पास चला जाएगा, ये वाला रजिस्टर इसके पास चला जाएगा और ये रजिस्टर इसके साथ फोल्ड हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, हमेशा तब भी आप फोल्ड करोगे तो सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा रजिस्टर किसके साथ फोल्ड होगा। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, नीचे वाले पोर्शन को आप गायब कर दो। देखो मैं वो शॉर्ट ट्रिक इस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आपका ऑटोमेटिकली ये डायग्राम बन जाएगा। एक्चुअली ये तो नहीं, पर हाँ ये डायग्राम बन जाएगा R/2। मतलब आप इससे डायरेक्ट ये बना सकते हो। देखो कैसे, ये लाइन ऑफ एक्सिस है ना, जिसके अबाउट आपको सिमेट्री ढूंढनी है। इतना ही पोर्शन ऊपर है और इतना ही पोर्शन क्या है, नीचे है। मान लो ये R था और ये R था, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सा किसके साथ फोल्ड हो, क्योंकि ये डायग्राम तो फिर भी थोड़ा सिंपल है। तो एक काम करो, नीचे के पोर्शन को हटा दो, हटा दिया। अब देखो, अगर आपने पहले जज कर लिया था कि सिमेट्री है तो इसके नीचे ऐसा ही तो था ना एक, तो एक काम करो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। इसके नीचे भी ऐसा ही एक था, डिवाइड बाय 2 कर दो, और इसके नीचे भी था, डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो ऑटोमेटिकली बन गए। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली ये डायग्राम आपके पास आ गया है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी बेटा, सिमेट्री को यूज करके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते हैं।